हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व, जो कि कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसका हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका अध्याय 1 हम कर चुके हैं, पूरा अध्याय कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं अब यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई, रूसी क्रांति कैसे हुई, उसका क्या प्रभाव हुआ, यह सब इस पाठ में दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन का युग। तो वो जो युग था वो सामाजिक परिवर्तन का युग था। सामाजिक परिवर्तन उस समय हो रहे थे और वो कैसे हुए थे, तो हम ये पढ़ते हैं। अब पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। तो हमने जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था पिछले अध्याय में तब फ्रांसीसी क्रांति के साथ हमने यह भी पढ़ा था कि वहाँ पे मुख्य जो बात थी वहाँ के विचार थे, है ना, जिसके कारण स्वतंत्रता और समानता, है ना, ये बात जो थी स्वतंत्रता और समानता के विचारों की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। इसलिए हम उसे आज भी याद करते हैं और इतिहास की पुस्तक में उसे पढ़ा जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रादुर्भाव हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। एस्टेट्स मतलब उच्च श्रेणी के लोग और बाकी श्रेणियों में बटा था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। तो मुख्य बात ये थी कि व्यक्तिगत अधिकारों की जो बात थी वो फ्रांसीसी क्रांति से ही शुरू हुई थी, है ना। व्यक्तिगत अधिकारों की जो बात थी, यह जो चर्चा थी, ये जो विचार थे, ये फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुए थे और पूरे विश्व में ये बातें फैल गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। तो आगे चलकर जब उपनिवेश थे ना, उपनिवेश वे क्षेत्र या वे देश थे जिन पर किसी और देश का नियंत्रण था, वहाँ की सत्ता किसी और देश के प्रमुख के हाथ में थी, तो वो देश उपनिवेश कहलाते थे। जैसे कि भारत भी जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। तो उपनिवेश आपको समझ में आ गया होगा। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब सब लोग इस बात के पक्ष में नहीं थे कि व्यक्तिगत अधिकार दिए जाए और समाज में परिवर्तन हो। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। एक खेमा मतलब समाज का एक भाग यह मानता था कि समाज में परिवर्तन, आमूल पुनर्गठन मतलब फिर से गठन होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी, तो समाज में अलग अलग वर्ग थे। कुछ रूढ़िवादी थे जिन्हें इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहते हैं। तो कुछ उदारवादी लिबरल्स थे, या आमूल परिवर्तनवादी मतलब ये परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन करना चाहते थे। रूढ़िवादी ये थे कि परिवर्तन न हो, और रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीतिक इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता, है ना। हर काल और हर परिवेश के अनुसार इन शब्दों के अलग अर्थ होते हैं। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे बच्चों, 19वीं शताब्दी
ठीक है, 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रेडिकल पुनर्गठन का गंभीर प्रयास किया गया, आमूलचूल परिवर्तन का। ठीक है, रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। क्या बन गया बच्चों? समाजवाद जो था वो 20वीं सदी के में जो है एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला बन गया और ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हमें दे रखा है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इन शब्दों के अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगे। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे? जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। तो उदारवादी जो समूह थे वो वंश आधारित शासकों की जो सत्ता थी उसके विरोधी थे, वंशवाद के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। व्यक्ति मात्र के अधिकार होना चाहिए, मतलब व्यक्ति के कुछ व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो उदारवादी जो समूह थे वह व्यक्तिगत अधिकारों के पक्षधर थे और ऐसी सरकार चाहते थे जो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो, जिसमें मतलब ऐसी न्यायपालिका जो प्रशिक्षित हो और अच्छा न्याय करे, सही न्याय करे और कानूनों के अनुसार शासन कार्य चले, मतलब नियमों के अनुसार शासन का कार्य चले, वो ऐसा चाहते थे उदारवादी। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। अब यहाँ पे यह है कि डेमोक्रेट शब्द यहाँ आया है, इसके पहले उदारवादी थे और उदारवादी वंशवाद के विरोधी थे, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेट लोकतंत्रवादी नहीं थे। ठीक है, लोकतंत्रवादी नहीं थे मतलब लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना चाहते थे या लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। और लोकतंत्र क्या होता है हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो उदारवादियों का क्या मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों, मतलब जिनके पास संपत्ति है, धन संपत्ति है, उनको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। अब जो रेडिकल समूह था वो क्या चाहता था कि सरकार जो है ऐसी सरकार हो जो आबादी के बहुमत के समर्थन, मतलब बहुमत की सरकार हो, है ना, बहुमत के समर्थन से बने। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद भी महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। महिलाओं को मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो जो रेडिकल सुधारक थे, जो बाद के समय में रेडिकल सुधारक थे, वो जो है मताधिकार, महिला मताधिकार आंदोलन मतलब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार हो, इस बात के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जमींदारों और उद्योगपतियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। ठीक है,
तो ये जो रेडिकल सुधारक थे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि अधिक से अधिक संपत्ति केवल कुछ ही लोगों के पास हो। ठीक है, कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो और बाकी सारे लोग ऐसे ही रहे, इस बात के भी वो समर्थक नहीं थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब एक रूढ़िवादी नया शब्द जो आया है, यह जो है रेडिकल और उदारवादी। उदारवादी क्या होते हमने ऊपर पढ़ लिया, रेडिकल के क्या विचार थे हमने यहाँ पढ़ लिया। अब रूढ़िवादी जो था इन दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पर 19वीं सदी तक आते आते रूढ़िवादी लोग जो प्राचीन समय से चला आ रहा था उसके समर्थक थे, वे भी धीरे धीरे मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। तो हमने 3 प्रकार के विचार पढ़े हैं, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल वाले। तो इन तीनों के बीच में बहुत से टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ औद्योगिक समाज नाम से स्पष्ट हो रहा कि उद्योगों पर आधारित। ठीक है, जब उद्योग धंधे स्थापित होने लग गए थे तो उस प्रकार का समाज है औद्योगिक समाज, और उसके कारण जो जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उद्योग धंधों की स्थापना से समाज में बहुत से परिवर्तन हुए थे, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। और क्यों बस रहे थे? क्योंकि उद्योगों की स्थापना हो रही थी, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, है ना। कारखानों की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, तो कारखानों की उद्योग की स्थापना हुई, वहां काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता हुई, श्रमिकों की आवश्यकता हुई, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग शहरों में जाकर बस गए, आसपास बस्तियां बन गई और वहां पर औरतें, आदमी और बच्चे जो है कारखानों में आ गए, काम करने लगे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, है ना। काम के घंटे मतलब 8 घंटे की पाली है ना, 8 घंटे की पाली मतलब 8 घंटे का समय उनको काम करने का है। ठीक है, 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो इस तरह के जो समय था निश्चित, उसे पाली कहा जाता है। और मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी, बेरोजगारी बहुत अधिक थी, इसलिए लोग जो है कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते थे और अधिक समय तक भी उनसे काम लिया जाता था। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शहर तेजी से बस रहे हैं, साफ सफाई और आवास की समस्या आ रही है, इसके लिए हल खोजने में लगे हुए थे उदारवादी और रेडिकल। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे और ये चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ हो और पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का लाभ अधिक होगा। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है।
इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। मतलब इन पार्टियों में वो शामिल हो गए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। का मतलब है कि क्रांति हुई और राजाओं को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, क्रांति के बाद राजाओं को हटा दिया गया, जैसे फ्रांसीसी क्रांति में हमने पढ़ा था। उसी तरह से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये था कि कहीं पे भी जो क्रांति हुई थी, जैसे इटली में हुई, इटली में जो मैजिनी ने अपना काम किया था, तो उसके जो विचार थे वो केवल वहीं इटली तक नहीं रुके, बल्कि पूरे विश्व में उसके विचार फैले थे।